जय हिंद। जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक के इग्नू के मास्टर डिग्री क्लासेस पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया ई बुक आप लोगों के लिए एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का सभी पेपर का पूरा कोर्स करा रहा है, जहाँ पे आज का क्लास में हम लोग MPS 004 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज एंड ट्रेंड्स इसका चौथा यूनिट थ्योरीज ऑफ स्टेट करेंगे। और इसका पहला तीनों यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी ये तीनों यूनिट नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और हमारा जो बुक जो फिज़िकल कॉपी है वो इस बार एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के पास पहुंचाना तो पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए इसका सॉल्यूशन के रूप में आप लोगों के लिए ई बुक का सिस्टम किया गया है। आप लोग ई बुक बहुत ही सुलभ मूल्य से खरीद सकते हैं इंडिया ई बुक के व्हाट्सएप के कैटालॉग से। ये देखिए, व्हाट्सएप के कैटालॉग में जाइए, उसके बाद वहाँ पे एग्ज़ाम सारथी मिलेगा आपको। वहाँ पे जो भी लिस्टेड रहेगा MPS 003 001 और बाकी बुक भी लिस्टेड होगा जल्दी से ही। और आप लोग वहाँ से PDF कॉपी ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। और ये देखिए पूरा डिटेल्स बुक का कैसे रहेगा। पहले सभी जो चैप्टर है उसका समरी रहेगा, फिर इग्नू का बुक जो है उसका पीछे जो एक्सरसाइज दिया है हर यूनिट का वो एक्सरसाइज का सॉल्व आंसर रहेगा। फिर आपका पिछले 7 अटेम्प्ट्स का क्वेश्चन विथ आंसर्स रहेगा। तो इसका हालांकि MPS 3 का बहुत बहुत सेल हुआ है। आप लोगों के लिए मैं बहुत गुजरे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारा इंडिया ई बुक के टीम के मेहनत ने आप लोगों ने परखा और हमारा बुक को ख़रीदा। ठीक है, तो आज का कक्षा का शुरुआत करते हैं। हमारा यूनिट है 4 थ्योरीज ऑफ स्टेट। तो स्टेट को लेके बहुत सारे थ्योरियाँ हैं। ये चैप्टर रिलेट करता है हमारा जो वेलफेयर स्टेट है उसके साथ भी आप रिलेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी जो MPS 1 था उसका 16 यूनिट जो था। ठीक है, तो पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, कैसे स्टेट वर्ड का जन्म लिया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेट एज पॉलिटिकल फिलोसोफर्स नो इट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेट। फिर हम देखेंगे थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, बहुत सारा थ्योरी है लेकिन इनमें से कुछ सिर्फ इंपॉर्टेंट 3 थ्योरी हम लोग देखेंगे। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हमारा बुक में ही ये तीनों थ्योरी के बारे में ही दिया गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, फिर द हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी, देन द मार्क्सियन थ्योरी। उसके बाद हम देखेंगे डोमिनेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट। पहले है, बहुत सारा पर्सपेक्टिव है, इनमें से 2 पर्सपेक्टिव आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। ये यूनिट आप मैं इग्नू का स्टूडेंट्स है, मई या जून किसी भी अटेम्प्ट में MPS 4 को अपीयर कर रहे हैं इग्नू के एग्ज़ाम पे, आप इस चैप्टर को कृपया मत छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर अटेम्प्ट में आता है इस चैप्टर से, दिसंबर या जून सभी अटेम्प्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस बार भी इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो डोमिनेंट पर्सपेक्टिव जो है उसमें 5 पर्सपेक्टिव दिया गया है। पहले लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव, फिर कॉन्टेम्पोररी लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव, फिर सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव, फिर मार्क्सियन पर्सपेक्टिव एंड द गांधीयन पर्सपेक्टिव। इसमें से गांधीयन पर्सपेक्टिव हर दिसंबर अटेम्प्ट में आ रहा है, लास्ट 3 दिसंबर अटेम्प्ट में आया है। ठीक है, इसके बाद हम जैसे इग्नू का एक्सरसाइज और क्वेश्चन जैसे देखते हैं लास्ट में, ऐसे देखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम कुछ नया प्रयोग करने वाले हैं। जब भी हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आया है या बुक में है वो क्वेश्चन को भी समझेंगे एक साथ जब भी टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का कक्षा। तो आप लोग पेन पेपर जो भी चाहिए रेडी ओके, इग्नू के क्लास में इग्नू का जो टेक्स्ट बुक है वो भी ले लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। द स्टेट बीइंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो स्टेट राज्य क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है राजनीति विज्ञान का। इट हैज़ ओन सिग्निफिकेंस, इसका खुद का भी बहुत सारा फीचर्स उद्देश्य है। न्यूमरस डेफिनेशंस ऑफ द स्टेट हैव अपीयर्ड सिंस द डेज ऑफ एंशिएंट ग्रीक, ग्रीक टाइम से ही स्टेट का बहुत सारा डेफिनेशन आ गया था।
there are in fact as many meanings of the state as there are theorists who venture to define it. बहुत सारे लोग theorists थे, उन्होंने बहुत सारे definition दिया state का. that the state is an association with population, मतलब state क्या है, एक association है, मतलब बहुत सारे लोगों का एक संगठन है. जो पॉपुलेशन मतलब लोग, बहुत सारे लोगों का एक संगठन है, उसको राज्य कहा जाता है. डिफिनिट टेरिटरी, उसका एक डेफिनिट टेरिटरी होता है. एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट रहता है. एंड उसका सॉवरेनिटी इज द मीनिंग ऑल लिबरल्स गिव टू द स्टेट. तो ये मीनिंग सभी लिबरल लोगों ने ये वाला मीनिंग दिया था. दैट इज it is an instrument in the hands of economically dominant class which exploits the have-nots and executive committee, as Marx had said, of the capitalist system of the bourgeoisie to oppress the proletarist, the anarchist, the social democrat. The Gandhians have their own different perspective of the state. मतलब मार्क्स ने भी स्टेट का पर्सपेक्टिव दिया है, गांधी जी ने भी स्टेट का पर्सपेक्टिव दिया है. Thus different meanings have been given to state by different political philosopher. तो बहुत सारे political philosophers ने बहुत सारा मीनिंग दिया है स्टेट का. There are also are different theories which regard to the origin of the state. मतलब स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारा थियोरीज है. सो ऑल्सो आर डिफरेंट थियोरीज विथ रिगार्ड टू द नेचर एंड फंक्शन. तो उसका नेचर एंड फंक्शन को लेके भी अलग अलग बात कहा गया है अलग अलग फिलोसोफर के द्वारा. टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट इन इट्स टोटलिटी इज टू नो इट फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव. तो स्टेट को पूरा से पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सभी मतलब पर्सपेक्टिव को, सभी डेफिनेशन को देखना पड़ेगा. मतलब लिबरल वाला कैसे सोचते हैं, मार्क्सिस्ट वाले कैसे सोचते हैं, गांधी जी स्टेट के बारे में कैसे सोचते हैं, सभी के बारे में. तो हम एक एक करके सब चीज़ देखेंगे. तो पहले मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट. इथोमोलॉजी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, मतलब कहाँ से स्टेट का शुरुआत हुआ, स्टेट वर्ड का. द फैक्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज ओल्डर देन इट्स नेम. मतलब उसका नेम आने से पहले भी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट, मतलब स्टेट पहले से ही बिलोंग करता था, नेम बाद में दिया गया. ठीक है, सब चीज़ों का ऐसा ही होता है, पहले कुछ बनता है फिर उसका नाम दिया जाता है. ऐसे ही स्टेट पहले ही भी बन गया था, उसका नाम बाद में दिया गया था. द स्टेट एज ए वर्ड स्टेटो अपियर्ड इन इटाली. तो स्टेटो जो है उसको स्टेट को कहा जाता था इटली में स्टेटो. इन द अर्ली पार्ट ऑफ 16th सेंचुरी इन द राइटिंग्स ऑफ मैकियावेली जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, राजनीति विज्ञान के राजनीतिक फिलोसोफर थे. उनके मतलब दर्शन के अकॉर्डिंग उनके राइटिंग जो थे उन राइटिंग में से मिला था इटली में जो स्टेट को स्टेटो कहा जाता था. द मीनिंग ऑफ द स्टेट इन द सेंस of body politics became common in England and France and the later part of the 16th century. तो इंग्लैंड और फ्रांस में भी स्टेट का कॉन्सेप्ट बॉडी पॉलिटिक्स में, मतलब स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया था इंग्लैंड और फ्रांस में भी लास्ट पार्ट में. आपका इंग्लैंड और फ्रांस में 16th सेंचुरी के लास्ट पार्ट में. तो 16th सेंचुरी के पहले पार्ट में आ गया था इटली पे, फिर लास्ट पार्ट में आ गया था इंग्लैंड एंड फ्रांस पे भी. द वर्ड स्टेट हैज़ इट्स ओरिजिन इन द लैटिन वर्ड. तो स्टेट जो वर्ड है उसका लैटिन वर्ड है स्टेटू, which मीनिंग स्टैंडिंग और पोजिशन ऑफ ए पर्सन और ए बॉडी ऑफ पर्सन्स. मतलब उसका मीनिंग है, लैटिन वर्ड है स्टेटू. स्टेटू मीन करता है स्टैंडिंग और पोजिशन ऑफ ए पर्सन और ए बॉडी ऑफ पर्सन. द लैटिन स्टेटस अर्नेस्ट बार्कर टेल्स गेव 3 इंग्लिश वर्ड्स. पहले है एस्टेट, मतलब स्टेट को क्या क्या इंक्लूड करता है. पहला एस्टेट मतलब उसका खुद का प्रॉपर्टी. ठीक है. दूसरा है एस्टेट यूजिंग द वर्ड इन द प्राइमरी सेंस ऑफ ए ग्रेड और रैंक इन द सिस्टम ऑफ द सोशल स्टैंडिंग और पोजिशन बिलोंगिंग टू सच ग्रेड और रैंक. एंड तीसरा स्टेट, that is stateliness vested in one person or some body of persons, primarily a peculiar standing of a kind which was political and of a degree in that kind was superior or supreme. The use of the word police. तो
पुलिस जो वर्ड था, हम लोगों ने पहले MPS 001 में भी ये वर्ड कर चुके हैं हम लोग। पोलिस यूज़ किया जाता था, एंशियंट ग्रीक में कहा जाता था पोलिस मतलब पॉलिटिको, पोलिस कहा जाता था पीपुल को पोलिस कहा जाता था ग्रीक में। और द वर्ड रेस पब्लिका यूज किया जाता था एंशियंट रोम पे। और द वर्ड कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ ड्यूरिंग द मेडिवल एज, जो मेडिवल एज में कॉमनवेल्थ कहा जाता था, जैसे अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुआ है, तो ब्रिटिश का जो कॉलोनी था उन लोगों को एक साथ कॉमनवेल्थ कहा जाता था। हालांकि अभी कॉमनवेल्थ जो गेम होता है उसमें जितना कॉलोनी था उससे भी ज़्यादा देश है, बहुत सारे एक्स्ट्रा देश भी ऐड किए गए हैं। ठीक है, बार्कर pointed out the state is now whole community, the whole legal association, the whole of the judicial organization। तो ये वाला जो बार्कर का कोटेड डेफिनेशन है इसको आप लिखिएगा एग्जाम में, जब भी स्टेट के बारे में कुछ भी पूछता है तो बार्कर पॉइंटेड आउट लिख के। ठीक है, this democracy or a result of democracy we must henceforth think of the state or ourselves, and we must henceforth give the name of government to the authority before called state। अगला जो है हमारा स्टेट एज ए फिलोसॉफी, क्या फिलोसोफर्स नो इट। तो कौन से फिलोसोफर्स ने स्टेट को क्या कहा था, एक एक करके हम देखेंगे। पहले हम ग्रीक से शुरू करते हैं। तो at a glance at the various definitions of the state by thinkers of the past and present shows as to how they have looked at this concept। तो प्लेटो तो आपको याद होगा, बहुत पुराना ग्रीक फिलोसोफर, 428 BC में दिया गया था। तो प्लेटो फाउंड द स्टेट एज ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप इन व्हिच एवरीवन डज one's own business and where the rulers seek to maintain this relationship। तो इसमें क्या होता है, स्टेट एक सिस्टम है जहाँ पे सभी एक रिलेशनशिप के अंदर बंधे हुए हैं और सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, और जो स्टेट है वो उसको मेंटेन कर रहा है उस रिलेशनशिप को। ठीक है, उसके बाद उनका प्लेटो का जो शिष्य है डिसिपल एरिस्टोटल, जो जिनको राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, एरिस्टोटल Plato's disciple defines the state as an association of households and villages sharing a life of virtue and aiming at an end which consists in perfect and complete existence। With the beginning of the modern age we have Machiavelli। तो मॉडर्न एज में हम लोगों ने मैकियावेली के को जो राइटिंग्स है वहाँ पे भी हम लोगों ने स्टेट का वर्ड का यूज़ देखा था। हु रिगार्ड्स द स्टेट एज एन एंड इन इट्स सेल्फ एग्जिस्टिंग फॉर इट्स ओन प्रिजर्वेशन एंड फॉर इट्स ओन एडवांटेज। ठीक है, फिर अगला जीन बोडिन defines the state as a lawful government or several households and of other common professions with sovereign powers। फिर जॉन लॉकी ने कहा था द ग्रेट चीफ एंड देयरफॉर ऑफ मैंस यूनिटिंग इनटू कॉमनवेल्थ एंड पुटिंग देमसेल्फ अंडर गवर्नमेंट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। फिर रोसी बहुत फेमस है, रोसी स्पीक्स ऑफ द स्टेट सेइंग दिस पब्लिक पर्सन सो फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ ऑल अदर पर्सन्स formerly took the name of the city and now takes that of republic or body politics। It is called by its members state when passive, sovereign when active, and power when compared with others like itself। उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने भी स्टेट का डेफिनेशन दिया है। उनके अकॉर्डिंग स्टेट एक पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्प करता है सभी लोगों को टू अचीव द प्रोग्रेस एंड एन्जॉय लिबर्टी। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक जो सोशलिस्ट लोग हैं उन्होंने भी स्टेट का डेफिनेशन दिया है, लेकिन उनका डेफिनेशन में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिविटी मिलेगा आप लोगों को। जैसे स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्लास डोमिनेंट का, जिसमें मतलब कुछ डोमिनेंट लोग ही उस
मतलब एंजॉय करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं जो मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन लोगों का। फिर है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए स्टेट। The state has included from the beginning a reference to a land and a people. Reference of these to the terms such as country, nation, society, any association are very common. तो state को मतलब हम एज ए कंट्री, नेशन, सोसाइटी, एसोसिएशन ऐसे भी कह सकते हैं। तो द स्टेट वन मस्ट बी श्योर इज नाइदर ए कंट्री नॉर ए नेशन नॉर इवन ए सोसाइटी। लेकिन स्टेट एक कंट्री नहीं भी हो सकता है, नेशन भी नहीं हो सकता है, एक सोसाइटी भी नहीं हो सकता है। द टेरिटोरियल स्टेट इज ए कंट्री इन द सेम सेंस एज इट इज इंडिपेंडेंट कंट्री। तो जब भी एक कंट्री इंडिपेंडेंट हो तभी उसको स्टेट कहा जाता है। व्हेन वी स्पीक ऑफ द कंट्री वी एंटर्ड इनटू द डोमेन्स ऑफ ऑल सोशल सीजन्स, soil of soil, season, climate, boundaries, in short all geography। मतलब जब भी हम स्टेट के बारे में बात करते हैं, कंट्री के बारे में, तो कंट्री के अंदर सभी मतलब जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव आता है, ठीक है। लेकिन जब हम स्टेट के बारे में बात करते हैं तो स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब भी एक कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं हो तो उसको हम स्टेट नहीं कह सकते। A people living on a territory with a high degree of unity among the people or may not be if that body of people is sovereign. It is a state, and if it is under the control of any people, it is not. Unity in state is sought on grounds of emotional feelings and their oneness, while in the state unity is sought through laws. A nation is external and eternal unity. A state is an external union. There may be more than one state in a nation। तो एक स्टेट में बहुत सारा मतलब एक नेशन में बहुत सारा स्टेट हो सकते हैं, जैसे कि अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि 50 स्टेट्स का एक संगठन है, यूनियन है, फेडरेशन है। एक्चुअली यूनियन नहीं है, भारत यूनियन है, अमेरिका फेडरेशन है। द स्टेट इज बाउंड इन इट्स इलाबोरेट सिस्टम। इट इज फाउंड इन दोज इंस्टीट्यूशंस which create laws and which enforce them, that is legislative, executive and judicial institutions, that is government। जैसे कि भारत में ही ऐसा डेमोक्रेसी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। It is found in the bureaucratic institutions which are attached to every executive ministry। तो सभी एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री के अंदर ब्यूरोक्रेटिक एजेंसी होते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस आईपीएस लोग, और लोग ही एग्जीक्यूशन करते हैं। इट इज़ फाउंड इन द इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर कॉल्ड इनटू ऑपरेशंस व्हेन इट्स विल थ्रेटन। दैट इज जब भी कोई थ्रेटन मिलता है स्टेट को, तभी स्टेट क्या करता है, मिलिट्री और पुलिस का भी यूज़ में लेता है। जब लॉ ऑर्डर बिगड़ जाता है तभी पुलिस का भी यूज़ होता है, और उससे ज़्यादा बिगड़ने से स्टेट क्या करता है, मिलिट्री भी यूज़ कर सकता है। देन थियोरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो बहुत सारे थ्योरी दिया गया था, तो जैसे कि उनमें से डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, फिर फोर्स थ्योरी, द पेट्रियार्कल ऑल मटेरियलिस्टिक थ्योरीज, उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इवोल्यूशनरी और हिस्टोरिक थ्योरी, फिर मार्क्सियन थ्योरी, ऐसे बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं। लेकिन इनमें से हम कुछ ही थ्योरी देखेंगे, जैसे हम 3 थ्योरी देखेंगे। पहले हम देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नू का बुक का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बुक का, उसमें ऐसा आया था, लाइन उठा के डाल दिया था, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज बैड हिस्ट्री, बैड लॉ एंड बैड फिलोसॉफी, कमेंट करके। और जूनियर टाइम में भी ये पूछा गया है, इस बार एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसमें क्या होता है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो लोगों का कॉन्सेंट लेके ही सब कुछ करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो देखते हैं। द थ्योरी होल्ड्स दैट द स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ मैंस डेलिबरेट इंटेंशन एक्सप्रेस थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट concluded in pre-civil and pre-political period called the state of nature। The theory therefore assumes that there existed a time when there was no state and that people lived in the state of nature, meaning thereby a situation when people lived without law, without authority and without government।
The social contract theory has been condemned by critics on the grounds of bad history, bad law and bad philosophy. तो क्यों इसे बैड हिस्ट्री, बैड लॉ, बैड फिलोसफी कहा जाता है, चलिए देखते हैं. इट वॉज ए बैड हिस्ट्री इन सो फार एज देयर इज नो प्रूफ ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई प्रूफ नहीं है सॉलिड, इसके वजह से इसको बैड हिस्ट्री कहा जाता है. इट वॉज ए बैड लॉ इन सो फार एज द कॉन्ट्रैक्ट वंस मेड वॉज इरिकवरेबल. मतलब कभी एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो इसको मतलब आप ब्रेच नहीं कर सकते, मतलब ख़त्म नहीं कर सकते. तो एक प्रकार का इलीगल चीज़ है, लॉ इलीगली है, वैलिड नहीं है. ठीक है, इसलिए एक बैड लॉ है. और फिलोसॉफी क्या है, इसका जो पॉलिटिकल कॉन्शसनेस है वो भी मतलब अच्छा आइडियोलॉजी नहीं है फिलोसॉफी के लिए, इसलिए इसको बैड फिलोसॉफी भी कहा जाता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हाउएवर कैनॉट बी ओवरलुक्ड. लेकिन इसका भी इम्पोर्टेंस भी है, क्रिटिसिज्म जो भी हो लेकिन इसका भी इम्पोर्टेंस है. जैसे कि पहला इम्पोर्टेंस, इट सर्व्ड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज द प्रोडक्ट ऑफ पीपल कंसेंट. इसमें क्या होता है, लोगों का कॉन्सेंट लेके ही बनाया जाता है स्टेट को. और मॉडर्न डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा मतलब सर्व करता है मॉडर्न डेमोक्रेसी को. उसके बाद दूसरा जो मतलब इम्पोर्टेंस है वो है, इट कॉन्डेम्ड द डिवाइन ऑफ ओरिजिन थ्योरी ऑफ द डिवाइन थ्योरी ओरिजिन थ्योरी एज ऑब्सोल्यूट. मतलब जो डिवाइन थ्योरी था स्टेट का उसको मतलब खारिज करता है और ऑल्टरनेटिव थ्योरी देता है जो ओरिजिन ऑफ द स्टेट का. ठीक है, अगला जो है हमारा इग्नू का बुक का क्वेश्चन ए भी है, डिस्कस द हिस्टोरिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरी. Question number 2 of IGNOU book. The theory of the origin of the state, also liberal through the origin of the state, is more or less correct explanation as to how the state originated. तो ये वाला थ्योरी जो है ये लिबरल थ्योरी है और मोर और लेस है करेक्ट थ्योरी कह सकते हैं इसको. अकॉर्डिंग टू इट द स्टेट इज हिस्टोरिकल ग्रोथ और द रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुअल इवोल्यूशन. मतलब धीरे धीरे इसका जन्म हुआ, धीरे से मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस से. कुछ भी चीज़ जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ तो एक दिन में तो ऐसा इवोल्यूशन नहीं होता है. बच्चा जब भी आप छोटे थे तो एक दिन में क्या बड़े हो गए, तो थोड़ा दिन तो मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप बड़े होते रहे होते रहे होते रहे धीरे धीरे करके, तो इसको ग्रेजुअल इवोल्यूशन कहा जाता है. ठीक है, द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इंक्लूड. कौन कौन सा फैक्टर है, पहला सोशल इंस्टिंक्ट, द इंस्टिंक्ट which compels man to live in the society without which he is either a beast or a god, and one through which man is able to develop its faculties, kinship or blood relationship. Then religion is said to be another important factor in the creation of social consciousness. Force might not have been sole factor इन द मेकिंग ऑफ ए स्टेट. तो स्टेट को बनाने के लिए फोर्स ही मेन फैक्टर नहीं है, बट कैनॉट भी, इसका भी अप्लाई करना पड़ता है, इसका भी एप्लीकेशन हम डिनाई नहीं कर सकते हैं. ये भी एक फैक्टर कह सकते हैं इसको. इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट एज अनदर फैक्टर. इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी प्राधान्य कह सकते हैं, एक फैक्टर कह सकते हैं स्टेट का जो इवोल्यूशन हुआ है उसके पीछे. अनदर पोटेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इज पॉलिटिकल कॉन्शसनेस. मतलब लोगों के अंदर जो पॉलिटिकल कॉन्शसनेस आया है, राजनीति का चेतना, तो उसके वजह से ही स्टेट का धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ. तो अगला जो है हमारा वो है मार्क्सियन थ्योरी. ये भी हमारा बुक का क्वेश्चन है और ये भी जून 2021 और जून 2020 में आया है और इस एग्जाम पे लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो द मार्क्सियन थ्योरी, the state is as a rule the state of the most powerful economically dominant class, which through the medium of the state becomes also the politically dominant class and thus acquires new means of holding down and exploiting the oppressed class. मतलब जो oppressed class है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उन लोगों को मतलब डोमिनेट करता है. जो इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास है, रिच क्लास है, वो लोग वही स्टेट है, ऐसा मार्क्सिस्ट थ्योरी कहता है. तो मेजर एस्पेक्ट जो है मार्क्सिस्ट थ्योरी का वो नीचे दिया गया है. तो देखते हैं, द स्टेट अपीयर्स, मतलब मार्क्सिस्ट थ्योरी मतलब स्टेट का सभी निगेटिव बातें.
Okay. The state appears because the antagonistic classes appear. Antagonistic classes appear हुआ इसलिए state आया है. Antagonistic class मतलब वो लोग सिर्फ अपना अपना मनमानी करते हैं. The state is the result of the class society and came at a definite stage of social development. The state as a class institution, it is of the economically dominant class and of the slave owners. तो उन लोगों को स्लेव ओनर्स भी कहा जा रहा है. स्टेट क्या है? एक डोमिनेंट क्लास का संगठन है. द स्टेट मीन्स पब्लिक पावर, द लीगल राइट टू यूज फोर्स, मतलब फोर्स को यूज करने का लीगल राइट मिल गया है उन लोगों को. द स्टेट पावर वर्क्स थ्रू इट्स अपैरेट्स, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, कोर्ट्स, जेल एंड द लाइक. The Marxian theory of the origin of the state suffers from oversimplification, that the state should have arisen as a result of class society and class antagonism, and that these classes arose because of the private ownership. तो मार्क्स ने जो दिया था वो पूरा स्टेट का जो निगेटिव बातें हैं सभी उठा के रख दिया था उन्होंने. तो स्टेट क्या है उनके अकॉर्डिंग? जो कोई एसोसिएशन है डोमिनेंट क्लासेस का, जो मतलब पिछड़े हुए लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं. फिर अगला जो है हमारा डोमिनेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ द स्टेट. ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है. इसके अंदर हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव देखेंगे, 5 पर्सपेक्टिव देखेंगे. इनमें से एटलीस्ट 2 पर्सपेक्टिव आप लोगों को मतलब याद रखना है. और इग्नू का बुक का क्वेश्चन नंबर 4 भी है. और इनमें से मतलब पहला वाला मैं कहता हूँ गांधी जी वाला, और कोई भी मार्क्सियन वाला, बाकी आपका खुद का चॉइस कर लीजिए कौन सा दोनों याद रखना है. गांधीयन वाला तो याद रखना ही है आप लोगों को, तो गांधीयन हम लोग लास्ट में करेंगे आखिर में. अभी हम शुरू करते हैं लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव. तो liberal individualistic perspective of the state is what can be clearly seen in the writings of the political philosophers such as Locke, Bentham. ये लोग जो political philosophers है उनके writings में हम लोग देखते हैं 20th centuries में. एंड अकॉर्डिंग टू देम जनरल फीचर जो है ये नीचे दिया गया है. क्या क्या है? द इंडिविजुअल इज द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज. जो इंडिविजुअल है वो फोकल पॉइंट है. एवरीथिंग एग्जिस्ट फॉर इंडिविजुअल. जो भी दुनिया में है सब कुछ एग्जिस्ट करता है इंडिविजुअल के लिए ही. इंडिविजुअल बीइंग द जज ऑफ व्हाट इज इन हिज इंटरेस्ट. तो इंडिविजुअल खुद जांच करे क्या उसका राइट है, क्या उसका इंटरेस्ट है. ठीक है. फिर द स्टेट इज ए मीन्स टू एंड of the individual. Its powers are proportion to its functions as a means of individual's end. तो स्टेट का जो पावर मिलता है वो मतलब उसका फंक्शंस के अकॉर्डिंग उसके प्रोपोर्शन में ही उसको पावर दिया जाता है. द स्टेट in the liberal individualistic perspective is moved from its negative character to positive, and from its positive institution to welfare one, and it is a reform oriented institution. The liberal individualistics were liberal primarily, मतलब ये सब प्राइमरीली उदारवादी विचारधारा के हैं. दे वर लिबरल्स अगेंस्ट द ट्रेडिशनलिस्ट एंड conservatives. The liberal individualistic perspective of the state in economic terms being limited in its powers was a state of the कैपिटलिस्ट प्रमोटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, एडवोकेटिंग फ्री ट्रेड. मतलब जो इंडिविजुअलिस्टिक है पर्सपेक्टिव है उनमें क्या करता है स्टेट? जो प्रमोट करता है ट्रेड एंड कॉमर्स को, फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, कंपटीशन को प्रमोट करता है, एनकरेज करता है. फिर अगला है हमारा कॉन्टेम्पोररी लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव. तो इसमें भी बहुत सारा लोगों ने मतलब बहुत सारा टाइम पीरियड में बहुत सारा जैसे पर्सपेक्टिव दिया गया है. जैसे हम एक एक करके देखेंगे इसको. पहले हम देखते हैं क्लासिकल प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो कि ट्रूमैन एंड डाल ने दिया है. उसका कुछ फीचर्स पढ़ेंगे हम. द स्टेट इज ए प्लेस ऑफ ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट एंड देयरफॉर इज हाईली रेस्पॉन्सिव टू ग्रुप प्रेशर्स. ग्रुप्स with varying resources exist in their relations of continual conflicts. Power is an observable and disparate phenomenon. Groups are the basis of government, especially the potential groups. फिर हम देखेंगे रिफॉर्म्ड वाला. पहले हम देख ले यह है क्लासिकल प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव. अभी रिफॉर्म प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो कि रिचर्डसन एंड जॉर्डन ने दिया है उसका फीचर्स हम देखते हैं. द स्टेट इज फ्रेगमेंटेड
and is responsive to groups, but the access to the state or government is differential. All the groups are not equal, only groups participate in policy making. Power is both observable and dispersed, and चौथा, society and state get integrated into each other through potential groups. तो अगला जो कंटेम्पोरारी लिबरेटरियन पर्सपेक्टिव है उसके अंदर हम देखेंगे अभी प्लूरलिस्टिक इलिस्ट पर्सपेक्टिव, जो मैकफार्लैंड एंड मैककॉनेल और लोई ने दिया है। उसका कुछ फीचर्स, द पहला फीचर से द स्टेट इज फ्रेगमेंटेड विथ हाईली रिसोर्स पोटेंशियल ग्रुप्स हैविंग ए डिग्री ऑफ access to the state, hence claiming a corresponding degree of state autonomy. The potential elite group have easy access to the governmental positions, but different groups dominate in different areas. Power is both observable as well as unobservable, a tendency towards the concentration of powers. The civil society is distinct from the state but has a limited influence in it. इसके बाद हम देखेंगे नियो प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो लिंडब्लॉम ने दिया है। उसका कुछ फीचर्स, द स्टेट इज बायस्ड टुवर्ड्स द बिजनेस इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक पॉलिसी. द बिजनेस इंटरेस्ट हैव ए क्रूशियल रोल इन पॉलिसी मेकिंग, reducing thus the importance of group behavior. Power is unobservable, structural, and ideological, concentrated in primary issues, dispersed in secondary ones. There is no control over power which is concentrated in primary issues, and the society is distinct from the state but has a limited influence in it. अगला जो है हमारा कंटेम्पोररी लिबरेटरियन का, उसका अभी हम देखेंगे न्यू राइट लिबरेटरियन, जो हायक, नोजिक और रावल्स ने दिया है। उसका कुछ फीचर्स, जैसे पॉलिटिकल लाइफ लाइक इकोनॉमिक लाइफ इज ऑट टू बी ए मैटर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इनिशिएटिव. तो पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ क्या है, इंडिविजुअल फ्रीडम और इनिशिएटिव के ऊपर निर्भर करे. देयर इज ए लेजिस फेयर मार्केट, मतलब वो मार्केट इकोनॉमी हो और गवर्नमेंट का मिनिमल इंटरप्रिटेशन हो, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमम हो स्टेट का, ठीक है. उसके बाद द न्यू लेफ्ट लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव, जो पेटमैन और मैकपर्सन और पुलंटस ने दिया है. उसका कुछ फीचर्स, जैसे ऑल द की इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द स्टेट शुड बी built on direct participation of the citizens. उसके बाद the leaders of the political parties be made accountable to their respective members. फिर है the open institutional system be maintained to ensure the possibility of making experiments in the system itself. The poor be taken care of. Open information system to be ensured. तो कम्युनिटेरियन जो है वो सैंडल एंड वाल्जर और टेलर ने दिया है. उसका कुछ फीचर्स देखते हैं. द कम्युनिटी इज द सोर्स ऑफ ऑल वैल्यूज. द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ इट्स चेरिशेस. सिटीजन्स एज मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी कैन ऑब्टेन द हायर levels of citizenship only in the state. Politics is ongoing affair, a sort of business usual, never ending, and is around us. Politics is both source of conflict and a mood of activity. तो हमारा अगला जो है वो सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव है. द सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट स्टैंड्स opposite to the Marxian socialistic perspective in ways. Its various shades include evolutionary socialism, feminism, guild socialism, parliamentary socialism, and a type of socialism as has been propounded by हार्लोड लस्की. तो लस्की जी ने इसको सोशल डेमोक्रेटिक, मतलब सोशल है लेकिन डेमोक्रेटिक है, जो कि पूरा के पूरा अपोजिट है मार्क्सियन जो सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव है. फिर हम अभी देखेंगे हार्लोड लेस्की का जो उसका जनरल फीचर्स. तो हार्लोड लेस्की ने जो इवोल्यूशनरी सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया है उनका कुछ जनरल फीचर्स देखते हैं हम. तो पहला है
complete abandonment of the idea of revolutionary methods as a means of power and complete acceptance of parliamentary means. The transformations of socialistic parties who speak only for the interest of the working class to people's parties which seek to establish general welfare. फिर तीसरा है respect for human freedom and human personality. Lasky, as a social democrat, has his own perspective of the state, which major features can be stated as under. तो उनका एज ए सोशल डेमोक्रेट भी खुद का ऑब्जर्वेशन था, खुद का पर्सपेक्टिव था. जैसे पहला, द स्टेट as any other association is like other associations and such as has no special power to control them. It can at best coordinate their work, but it has no right to interfere in its internal functioning. तो इंटरनल फंक्शनिंग जो है पूरा वर्क का, उसको मतलब इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है स्टेट को. स्टेट क्या है? एक एसोसिएशन है लोगों का, और उसके पास कुछ स्पेशल पावर भी ना हो कंट्रोल करने का. एज ए कोऑर्डिनेटर द स्टेट गिव्स लीडरशिप टू अदर एसोसिएशंस. इट्स रूल डज नॉट गो अगेंस्ट any other association. Like any other association, the state also serve the people and can an agency for seeking the welfare of the people. तो स्टेट क्या है? लस्की के अकॉर्डिंग एक एजेंसी है जो वेलफेयर के लिए ही बना है लोगों का, वही स्टेट हो. Lasky's conceptions of democratic socialism is one where is harmonization of social control of economic processes with the liberty of the individual. In his type of socialism, the state exists to fulfill the promise of the socialism through a structure of democratically accepted. तो स्ट्रक्चर जो है वो डेमोक्रेटिकली एक्सेप्टेबल हो और सोशलिज्म को भी मेंटेन करे, ऐसा एक स्ट्रक्चर का कल्पना किया था लस्की ने, जो इसको सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव कहा जाता है लस्की का. अभी हम अगला टॉपिक जो है वो देखेंगे, वो है द मार्क्सियन पर्सपेक्टिव. मार्क्सियन पर्सपेक्टिव का कुछ मेजर फीचर्स देखते हैं हम. तो ऐसा मार्क्सियन पर्सपेक्टिव्स अगर आया है एग्जाम में, तो आप अगर दो पर्सपेक्टिव आया तो मार्क्सियन और गांधी जी लिख सकते हैं, या सीधे सीधे सिर्फ मार्क्सियन पर्सपेक्टिव आया तो आप पहले वो बताइएगा. पास पर्सपेक्टिव हमने पढ़ा है और इनमें से मार्क्सियन थ्योरी, मार्क्सियन ने थ्योरी भी दिया है, उनका थ्योरी के बारे में ही थोड़ा लिखिएगा, उसके बाद मार्क्सियन पर्सपेक्टिव अच्छे से लिखिएगा. सोसाइटीज़ एंड स्टेट्स आर टू डिस्टिंक्ट रियलिटीज़. पहला मेजर फीचर है मार्क्सियन पर्सपेक्टिव का. सोसाइटी और स्टेट क्या है? दो अलग अलग रियलिटी से. द टाइप ऑफ द सोसाइटी एक्सप्लेन्स द टाइप ऑफ द स्टेट इट कुड. सोसाइटी ही एक्सप्लेन करता है स्टेट कैसा हो. सोसाइटी फार्निशेस द बेसिस ओवर which is built the superstructure or state including. The state is not independent society. स्टेट क्या है? एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी नहीं है. Those who make it as Hegel really did, they create the might of the state and make the state an illusion. The state is a means of fulfillment for the ends of those who control the society. जो लोग मतलब सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं उनका मीन्स ही फुलफिल करने का मतलब सोर्स है स्टेट, अकॉर्डिंग टू मार्क्सियन पर्सपेक्टिव. तो स्टेट क्या करता है? जो मतलब स्लेव ओइंग स्टेट है वो मास्टर को सर्व करता है. जो फ्यूडल स्टेट है वो फ्यूडल लॉर्ड्स को सर्व करता है. जो कैपिटलिस्ट स्टेट है वो कैपिटलिस्ट लोगों को सर्व करता है. जो डिक्टेटरशिप है वो प्रोलेटेरिएट को सर्व करता है. तो ऐसे ही सर्विंग का प्रोसेस है स्टेट में अकॉर्डिंग टू मार्क्सियन पर्सपेक्टिव. द स्टेट बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ क्लास सोसाइटी एंड देयरफॉर ऑफ द इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास इज ए partisan and a class institution. Being a partisan institution, it serves as an instrument of exploitation and exploits the इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस. वही घुमा फिरा के वही बात है. मतलब स्टेट क्या करता है? एक डोमिनेंट क्लास, इकोनॉमिकली डोमिनेंट जो क्लास है, रिच क्लास, उन लोगों के द्वारा जो इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस है उनको एक्सप्लॉइट करना. ठीक है.
The state, being an engine of the class rule, would, in the transitional period of socialism, establish socialism, would abolish the roots of class antagonism, private property system as means of production. तो जो अकॉर्डिंग टू जो रूट्स है एंटागोनिज्म को, उनको मतलब एबोलिश करना चाहते हैं। एंटागोनिज्म मतलब वही जो मतलब स्टेट का जो फीचर्स है जो डोमिनेंट क्लासों का, तो उन एंटागोनिज्म को मतलब फिनिश करना चाहते हैं मार्क्स। ठीक है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम, कोई भी प्रॉपर्टी ऐसा प्राइवेट ना रहे, मतलब सभी मतलब गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट के हाथ में हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट का मतलब इंटरफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो सभी चीज़ में। और मार्केट भी लेजिस फेयर नहीं होगा उसमें, मार्केट भी मतलब स्टेट के हाथ पे कंट्रोल पे रहेगा। द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट इज एबोलिशन ऑफ द अपोजिंग एंटागोनिस्टिक क्लासेस, इट इज़ नॉट द एबोलिशन ऑफ द स्टेट। जो एंटागोनिस्टिक क्लास है उनको एबोलिश करना है, स्टेट को एबोलिश करना नहीं है। यह मार्क्सियन पर्सपेक्टिव का फीचर्स है। अभी हम लास्ट जो पर्सपेक्टिव है डोमिनेंट पर्सपेक्टिव, उनमें से गांधीयन पर्सपेक्टिव देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है दिसंबर एटम के लिए, क्योंकि दिसंबर 20, दिसंबर 19, दिसंबर 18 में बैक टू बैक 3 टाइम पूछा गया है। और तो गांधी जो फादर ऑफ द नेशन है, उन्होंने एक मतलब उनका जो पर्सपेक्टिव है वो यूनिक ब्लेंड है, जो है अभी और जो होना चाहिए, उस दोनों का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिश्रण है। गांधी जी condemned द स्टेट एज फाउंड इन द वेस्ट एंड फेवर्ड ए पॉलिटी पॉपुलरली कॉल्ड, उन्होंने मतलब जो वेस्ट का जो सिस्टम था उनको कंडेम किया था और एक नया तरह का राजनीति मतलब पॉलिटिक का सिस्टम कहा था, जो राम राज्य का कल्पना किया था। तो गांधी जी का राम राज्य क्या है? लाइक ऑल एनार्केटिक्स, गांधी जी नाटड discharged for all types of powers, including the political power. Power Gandhiji held, it is by its very nature coercive and compulsive. It imposes, obstructs, and spies, and its existence means the absence of free will, of inner self, and all that eternal in the individual. इन गांधी जी ओन वर्ड, तो गांधी जी का जो ओन वर्ड है ये वाला कोट कीजिएगा एग्जाम में आने से। द स्टेट रिप्रेजेंट्स वायलेंस इन कॉन्सेंट्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। द इंडिविजुअल हैज ए सोल बट द स्टेट इज ए soulless machine. It can never win from violence to which it owes its very existence. तो ये गांधी जी का कोटेड लाइन है। बट गांधी जी वॉज नॉट एट ऑल एन एनार्किस्ट, ही वॉज एनार्किस्ट टू द एक्सटेंट दैट ही डिक्लेयर्ड द स्टेट एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ फोर्स। ही इज इन ए वे वेरी क्लोज टू द क्लासिकल इंडिविजुअलिस्टिक of the new right libertarians of our times. He advocate not only monopolistic state but a state with minimum functions. Nozick's minimal state. He is the opinion that until the society becomes self-regulative, self-evolving, until the individual becomes perfect, the state would so long be necessary. जब भी इंडिविजुअल मतलब परफेक्ट नहीं हो तभी तक स्टेट का मतलब इम्पोर्टेंस रूल रहेगा। He fully subscribes to what Theorem had advocated, that government is the best which governs the least. फिर अगला है, ये वाला बुक का भी 5th क्वेश्चन है, ये वाला गांधीयन पर्सपेक्टिव। टू सम एक्सटेंट गांधी जी was nearer Marx insofar as he propounded a type of society which is stateless in character. तो कुछ कुछ एक्सटेंट में देखा जाता है कि गांधी जी मतलब क्लोज थे मार्क का जो चिंताधारा था उससे, मार्क का चिंता आइडियोलॉजी से उनका भी मिल था। तो मतलब कौन सा आइडियोलॉजी? जो स्टेटलेस करेक्टर का सोसाइटी, एक स्टेटलेस करेक्टर का आइडियोलॉजी थिंकिंग उससे मिल खाता था। लाइक एनी मार्क्सिस्ट, गांधी जी अपोज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। मतलब मार्क्सिस्ट लोग भी जैसे सोचते हैं स्टेट क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो ऑपरेस करता है मतलब और एक्सप्लॉयट करता है, शोषण करता है और दबा के रखता है लोगों को, ऐसे ही
मतलब स्टेट भी ऐसा करता है। और लाइक अदर ऑल अदर मार्क्सिस्ट ही फाउंडेड दैट ऑल इविल्स इन प्राइवेट प्रॉपर्टी। सभी मतलब इविल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी में ही है, ऐसा भी गांधी जी सोचते थे। और भी सोचते थे मार्क्सिस्ट लोगों की तरह। ही कॉन्डेम्ड द पार्टीशियन स्टेट, बट एट द सेम टाइम गांधी जी विजुअलाइज्ड हिज राम राज्य एज ए सोसाइटी विदाउट कोहर्शन एंड विदाउट फोर्स। तो गांधी जी का राम राज्य का मीनिंग क्या है? ए सोसाइटी जिसमें कोई किस दबाव नहीं रहे और कोई मतलब फोर्स अप्लाई ना किया जाए, मतलब कंप्लीट फ्रीडम कह सकते हैं, ऐसा टाइप का सोसाइटी। और इसमें सभी लोग खुशहाली से रहे, तो इसे ही राम राज्य कहा जाता है। बाय कॉन्विक्शन गांधी जी वाज spiritualized, and to that extent there is much what is non-materialistic in Gandhiji. According to him, real Swarajya is not merely the attainment of political freedom, but much more of that. According to him, Swarajya begins from the individual. It is the rule of the self, and it is a matter of self evolution and self regulation. The real power lies with the individual. More the power advances up, more does it become decentralized. फिर द गांधी जी राम राज्य, द होल सिस्टम फ्रॉम इंडिविजुअल टू द सेंट्रल पॉलिटी वर्क्स इटसेल्फ विदाउट एनी इम्पोजिशन एंड विदाउट एनी कंपल्शन। गांधी जी राम राज्य इज ए स्टेट विदाउट कहर्षण। एंड कहर्षण मतलब किसी का मतलब दबाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे आप बंदूक डाल के मुझे बोले आप मेरा प्रॉपर्टी सारा छीन के लेके जाए, उसको कहर्षण कहा जाता है, ठीक है। मतलब फोर्सफुली फुल्ली गान बंदी दिखा के, डरा धमका के। तो राम राज्य इज ए स्टेट विदाउट कहर्षण एंड टू दैट एक्सटेंट स्टेटलेस। इट इज ए स्टेट विदाउट द यूज ऑफ वायलेंस एंड टू दैट एक्सटेंट फ्री एंड एमेंसिपेटिव, ठीक है। तो ये वाला एक इग्नू ने टाइम क्वेश्चन पूछा था, ट्रिकी क्वेश्चन। ये देखिए ट्रिकी क्वेश्चन आस्क्ड बाय इग्नू, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गांधी जी राम राज्य। अगर आप के बारे में वही राम राज्य मतलब वही गांधी जी का डोमिनेंट पर्सपेक्टिव जो है, गांधीयन पर्सपेक्टिव वही है, वही लिखना है। तो एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इग्नू ने ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन एक बार पूछ भी लिया है, जून में भी पूछ सकता है। इस चैप्टर मतलब दिसंबर में आ रहा है कंटिन्यूअसली, इसके वजह से मतलब आप मत छोड़ के जाइए इस बार भी। अभी जो अगस्त में एग्जाम है इसके लिए भी आप प्रिपेयर कीजिएगा ये वाला गांधीयन पर्सपेक्टिव। तो बुक का एक्सरसाइज देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, ए बैड हिस्ट्री, ए बैड लॉ एंड बैड फिलोसॉफी। कमेंट हम लोगों ने देख लिया है इसको भी। ये देखिए जून 2019 में पूछा है, डिस्कस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो हम लोगों ने पहले ही कर चुका है जब भी हम लोग चैप्टर किया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी हम लोगों ने किया, एक्सप्लेन एंड डिस्कस द हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। फिर तीसरा जो है, डिस्कस द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ये देखिए जून 2020 में पूछा गया, क्रिटिकली एनालाइज द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। फिर चौथा क्वेश्चन, व्हाट आर द डोमिनेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट, वही पाँचों। उसके बाद एनी वन पर्सपेक्टिव, एक्सप्लेन एनी वन पर्सपेक्टिव। तो इसमें से आप गांधी जी के भी कर सकते हैं, और उसके बाद मार्क्सियन वाला भी पर्सपेक्टिव एनालाइज कर सकते हैं। तो गांधीयन करने से नीचे वाला क्वेश्चन एक ही हो जाता है, 4 और 5। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न स्टेट। ये देखिए बैक टू बैक 3 अटेम्प्ट पे आया है। इस बार भी जून के एग्जाम में भी देखिएगा, आप पूरा चैप्टर कवर कीजिएगा इस चैप्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमारा आज का कक्षा ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ अच्छा लगा है आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू ऑल।